हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि सीरीज लेकर आ रहे हैं, हम अनसोल्ड पेपर की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारा केमिस्ट्री अनसोल्ड पेपर 2022 सेट 2 347 जीआई है ना। सेट 1 हमारा हो चुका है, सेट 1 आपके पास आ चुका है। आज हम लोग सेट 2 के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। तो बिना किसी विलंब के, कोई देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक है ना। तो जैसे ही आपके पास वीडियो पहुंचते रहेंगे तो आप उनका फायदा उठाते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल में अगर नए हैं तो दूसरों को अपने आप फायदा लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल को भी हमारे जीव का केमिस्ट्री क्लासेस के बारे में बताइए। तो जैसा कि हम लोग पहला जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीपल चॉइस होता है, जिसमें फर्स्ट का जो ए पार्ट है वो आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट के बी को करते हैं। फर्स्ट के बी में कह रहा है 9 ग्राम NaOH इज डिसॉल्व्ड इन 450 ml सोल्यूशन, द मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इन मोल पर लीटर इज। तो देखिए स्मॉल w इसमें दिया गया है, 9 ग्राम है और वॉल्यूम दिया गया है 450 ml है। और यहाँ पर NaOH का मोलर मास जो होगा, मोलर मास इक्वल टू ये हो जाएगा 40। तो हमको मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v। स्मॉल w की वैल्यू 9 इंटू 1000 अपॉन m की वैल्यू हो जाती है 40 इंटू वॉल्यूम हो जाता है 450। 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 5 2 जा, 5 9 जा, 9 से 9 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल लीटर इनवर्स। तो इस हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है 0.5। 1 के सी पर चलते हैं। 1 का सी कह रहा है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से इसका थर्ड ऑप्शन सही है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 1 के डी की बात करते हैं। तो जो 1 का डी है वो कह रहा है बाई गाटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन्स फॉर्म। गाटरमैन कोच रिएक्शन के द्वारा बेंजीन बनता है, किसके द्वारा बनता है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन कराने पर बेंजीन बनता है। फर्स्ट के ई की बात करें, डज नॉट गिव कार्बिल एमाइन रिएक्शन। इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें कौन सा ऑप्शन है जो कार्बिल एमाइन रिएक्शन नहीं देता। तो प्राइमरी एमीन्स ने कार्बिल एमाइन रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी एमीन्स नहीं देते। तो इसका थर्ड सही हो जाएगा CH3NH CH3। 1 के एफ की 6 क्वेश्चन की बात करें, Which of the following bases is not found in DNA? Is not found in DNA। तो यहां पर इसका भी थर्ड सही है। DNA में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल की जगह पर थायमीन होता है। तो इसमें आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपने कॉपी कर लिया होगा और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए की बात करें तो ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और 2 की बी की बात करें तो
देखते हैं 2 का बी। कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इसको डिफाइन करते हैं। एलिवेशन इन सेकंड का बी है ना, सेकंड का ए जो है वो आउट ऑफ क्या हो सकता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है तो व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए नॉन volatile solute when a small amount of non volatile solute is added to a pure solvent is dissolved at a pure solvent when a small amount of a non volatile solute is dissolved at a pure solvent an increase in its boiling point an increase in its boiling point is called elevation in boiling point when a small amount एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एक स्मॉल अमाउंट, नॉन वोलेटाइल मीन्स अवाष्पशील, जो वाष्प के वेपर के रूप में नहीं उड़ता है, स्मॉल अमाउंट को जब हम प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में कुछ इंक्रीजिंग हो जाती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ बढ़ जाता है, जितना बढ़ा वही उसका क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना। इसी में आगे उसने कुछ जोड़ दिया है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि इस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए हम लोग m इक्वल टू 1000 इंटू KB इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TB इंटू कैपिटल W, ये हमारा रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेगा। वेयर m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, स्मॉल w जो होगा मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा TB हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और कैपिटल W जो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का बी कंप्लीट हो जाता है, और अब हम लोग चलते हैं सेकंड की सी पर। आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको हम साफ करते हैं, और हमारा टारगेट है आज का 2022 का सेकंड सेट कंप्लीट करना। तो सेकंड का बी हो चुका है, अब हम लोग सेकंड के 2 के सी पर चलते हैं। कह रहा है Mg रिएक्शन दी गई है, Mg सॉलिड स्टेट में है प्लस 2Ag, इसका कंसंट्रेशन दिया गया है 0.0001 m, गिव्स आउट Mg प्लस 2 और 0.130 m प्लस 2Ag। कैलकुलेट E cell if E naught is 3.17।
तो ई नॉट इसका दिया गया है 3.17 और ई सेल हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log mg 2 प्लस अपॉन ag प्लस की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है 2a, ठीक है ना। तो अब हम इनकी वैल्यू रखते जाते हैं, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और log, तो mg 2 प्लस की जो वैल्यू दी गई है, कंसंट्रेशन है, वो है ये रही पॉइंट के 130 अपॉन एजी प्लस की जो वैल्यू है ये है पॉइंट के 0001 की पावर 2 हो जाएगा। 3.17 माइनस 0.0 इसका 2 का डिवाइड कर दें, 2955 लॉग पॉइंट का 130 अपॉन 0.0001 इंटू 0.0001, ये हो जाएगा। अब हम इसको यहां से सॉल्व करें, 3.17 माइनस 0.0 सॉरी 2955 लॉग पॉइंट के 130 अपॉन, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे पावर में तो 1 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 1 ही 1 है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 10 की पावर -8। 3.17 माइनस 0.02955 इंटू आ जाएगा लॉग 0.130 और लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ए, एक काम और करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, है ना। तो ये पावर माइनस की है तो किस में हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो 3.17 माइनस 0.02955 और ये हो जाएगा लॉग ए इंटू बी, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग 0.1 लॉग 0.130 प्लस लॉग 10 की पावर 8। तो 3.17 माइनस 0.02955 और इसकी जो वैल्यू होती है 0.130 की वैल्यू जो होती है माइनस 0.8860, ये लॉग 0.3 की वैल्यू होती प्लस ये हो जाएगा 8 लॉग 10, तो ये आ जाएगा 3.17 माइनस 0.02955 और माइनस 0.8860 और ये प्लस 8 इंटू 1, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। इसको अब हम इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.17 माइनस 0.02955 और देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, तो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा बचता है इंटू 7.1139। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.17 माइनस, अब इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हमारा आंसर जो आता है 0.2102 और भी डिजिट्स आएंगे, लेकिन हमने लास्ट के केवल पॉइंट के 4 डिजिट ही लिए हैं, बाकी को खत्म कर दिया है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस करने में आ जाएगा 2.959 वोल्ट, अदरवाइज इसको हम 2.96 वोल्ट भी राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा ई सेल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 2K डी पर। तो आपका कॉपी हो गया होगा, मैं साफ करता हूं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का डी,
आउट ऑफ सिलेबस है, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए जो है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, उसे भी छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसे भी छोड़ देंगे हम लोग। अब हम लोग चलते हैं थर्ड के सी पे, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन नंबर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। तो कोई बात नहीं, जैसा कि क्वेश्चन हमसे पूछेगा हम लोग वैसा ही काम करेंगे। तो थर्ड का सी, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट bonds, number of coordinate bonds, number of coordinate bonds with the central metal atom, coordinate bonds formed with the central metal atoms और आयंस हो सकता है, सेंट्रल मेटल एटम और आयंस बाय द लिगैंड्स, बाय द लिगैंड्स। ये हमारी हो जाती कोऑर्डिनेशन नंबर को, कि किसी सेंट्रल मेटल के साथ में कितने लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, अदरवाइज कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं, उनको ही हम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को ही हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए हमने K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। अगर हम इसमें देखें तो यहां पर सेंट्रल मेटल हमारा Fe है और Fe से Cn मतलब कि 6 Cn जुड़े हुए हैं, 6 Cn जुड़े हुए हैं, 6, और ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना, ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, 4K प्लस प्लस 4 माइनस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा। तो थर्ड का सी हमारा हो गया है। अब हमें चलना है थर्ड के डी पर। थर्ड के डी पर क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। हम लोग थर्ड के डी पर चलते हैं। थर्ड का डी क्वेश्चन है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन का नेचुरेशन, डीनेचुरेशन होना, हिंदी में बोले तो विकृतीकरण, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को नष्ट होना, प्रोटीन की संरचना का नष्ट होना ही डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहलाता है। तो व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज, व्हेन ए प्रोटीन इन इट्स native form, when a protein in its native form is subjected to a, is subjected to a
change such as change in temperature, such as change in temperature, such as change in temperature, the hydrogen bond is disturbed. The hydrogen bond is disturbed. जैसे ही हम किसी प्रोटीन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड, ड्यू टू दिस globules unfold, due to this globules unfold and helix get uncoiled, and helix gets uncoiled, helix gets uncoiled, and protein loses its biological activity, and protein losses biological activity. और प्रोटीन क्या करता है, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में वर्क करता है प्रोटीन, वो अपनी नेचुरल वर्क को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, एक्टिविटी को लॉस कर देता है. This is called denaturation of, this is called denaturation of proteins. This is called denaturation of proteins. During denaturation, यानी जब नेचुरेशन प्रोसेस हो रहा होता है, डीनेचुरेशन प्रोसेस है, तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर चेंज्ड, बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, एंड जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है रिमेन्स इन फैक्ट, रिमेन्स इन फैक्ट, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. तो एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल में लिखते हैं क्या, कोएगुलेशन यानी कि जो मैं यहाँ बता रहा था कि ये प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बट 1 डिग्री जो स्ट्रक्चर है वो अनचेंज्ड रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. कोएगुलेशन ऑफ एग व्हाइल बॉइलिंग, coagulation of egg while boiling, curdling of milk, boiling comma curdling of milk, यानी दूध से दही बनना और अंडे का जमना. अंडे का जो प्रोटीन्स होता है जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है, जम जाता है. इसी को हम डीनेचुरेशन यानी अंडे की सफेदी का जमना ही एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन. ओके, थैंक यू. आपने कॉपी कर लिया होगा. हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं. बहुत ही जल्द हम लोग अपने सेट को कंप्लीट कर पाएंगे. बहुत ही जल्द हम अपने सेट को कंप्लीट कर पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4 का ए. हम लोगों ने 3 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है. अब हम 4th के पर चलते. एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन
was electrolyzed for 900 seconds with a current of 1 ampere. Calculate the mass of copper deposited at cathode. तो देखिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट दिया गया है। अगर हम कॉपर सल्फेट को डिकम्पोज करें तो Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। Cu डबल प्लस मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अगर उसको मिल जाए तो Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें जो करंट दिया गया है I इक्वल टू 1 एम्पियर दिया गया है, और 900 सेकेंड टाइम जो दिया गया है वो है 900 सेकेंड की बात कर रहा है, ठीक है। और Cu का मोलर मास दिया गया है 63, ठीक है ना। Cu का मोलर मास कितना दिया गया है 63। अब Q, एक काम करते हैं पहले, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो कॉपर 63 होता है मोलर मास, उसने 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर किया, 0.2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 0.5 इतने ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। और अब हम लोग लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू IT, यानी चार्ज फाइंड करते हैं। तो I की वैल्यू है 1 एम्पियर इंटू 900 सेकेंड इक्वल टू आ जाएगा 900 कूलम, यानी कि कॉपर सल्फेट के डिकम्पोज होने में 900 कूलम का चार्ज दिया जाता है। तो अब हमको क्या फाइंड करना है, मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू चार्ज अपॉन F। F क्या है, नंबर ऑफ फैराडे, यानी फैराडे नंबर है। F इक्वल टू फैराडे नंबर्स, देन इक्वल टू 96500 कूलम, इतनी वैल्यू होती है। तो E की वैल्यू है हमारी 31.5 इंटू Q है हमारा 900 सेकेंड अपॉन फैराडे 96500, 20 से 20 कैंसिल आउट कर दिया, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 283.5 अपॉन 965 इक्वल टू, इनका अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.2937 ग्राम, इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा। तो हमारा फोर्थ का ये कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग, फोर्थ का बी, जो फोर्थ का बी है वो आउट ऑफ सिलेबस है। फोर्थ के सी पर चलते हैं, राइट द मेथड ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस की इक्वेशन हमको राइट करना है, तो कोई बात नहीं, आपने इसे कॉपी कर ही लिया होगा। तो हम लोग फोर्थ के सी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सी क्या कहता है भाई, क्वेश्चन है हमारा ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, GABRIEL ग्रेवियल, PTHALI थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट विद, व्हेन थैलेमाइड react with alcoholic KOH, when thalamide react with alcoholic KOH solution to form potassium thalamide, KOH solution to form potassium thalamide,
व्हेन थैलेमाइड, थैलेमाइड जब रिएक्ट करता है एल्कोहलिक केओएच सोल्यूशन के साथ तो टू फॉर्म पोटेशियम थैलेमाइड व्हिच इज रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, व्हिच इज रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, which is react with alkyl halide to form alkyl to form क्या बनेगा, एल्काइल थैलेमाइड, एल्काइल थैलेमाइड, एल्काइल थैलेमाइड बनता है। ऑन हाइड्रोलाइसिस जो एल्काइल थैलेमाइड बना है उसका ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल थैलेमाइड, एल्काइल थैलेमाइड का अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो टू फॉर्म प्राइमरी एमाइन्स, टू फॉर्म प्राइमरी एमाइन्स, दिस रिएक्शन इन या नोन एज ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो आइए इसकी रिएक्शन करते हैं। CO व्हेन थैलेमाइड रिएक्ट विद, तो थैलेमाइड का फॉर्मूला ये हो गया, ये थैलेमाइड है रिएक्ट विद एल्कोहलिक केओएच सोल्यूशन, तो इसको हमने रिएक्ट कराया किसके, एल्कोहलिक केओएच सोल्यूशन के साथ, तो पोटेशियम थैलेमाइड ऑब्टेन होता है CONK, ये पोटेशियम थैलेमाइड। अब जो पोटेशियम थैलेमाइड कह रहा है व्हिच इज रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, इसको हमने एल्काइल हैलाइड यानी कि माइनस का KX हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का H2O, OH और H निकल जाएगा, तो ये बना देता है क्या, सॉरी NR, ये बना एल्काइल हैलाइड, एल्काइल थैलेमाइड बन जाता है। एल्काइल थैलेमाइड को पुनः हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं HOH के साथ और एसिड की प्रेजेंस में, तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये बनता क्या है, COOH प्लस RNH2, प्राइमरी एमाइन्स ऑब्टेन हो जाता है। ये हमारा हो गया ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, और मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को कंप्लीटली देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिएक्शन अगर लिखी है तो उसको समझाया भी है कि कैसे रिएक्ट करता है, कौन लॉस में जाता है और कौन पैसे होता है, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं, देखते हैं, तो आपका मार्क्स 90 या 95 प्लस से नीचे नहीं जाएंगे, और आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। हम लोग आगे 4th के D पर चलते हैं, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो जाता है ना, तो जब ये बड़ा हो जाता है तो उसी हिसाब से हमें काम करना है। 4th का D, 4th के D में कह रहे राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद द फॉलोइंग ब्रोमीन वाटर एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो CHOH का होल 4 CH2OH प्लस Br2, ठीक है ना, CH2OH प्लस Br2 कर दो, या फिर एरो मार्क लगाओ और यहाँ पे लिख दो Br2H2O, ब्रोमीन जल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो COOH CHOH होल 4
CH2H, ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ठीक है ना। और अगर हम ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ग्लूकोज रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3, तो CHOH का होल 4 CH2OH, एरो मार्क के ऊपर कंसंट्रेट HNO3, कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हैं तो सैकेरिक एसिड COOH, CHOH होल 4 COOH, SACCHARIC, सैकेरिक एसिड ऑब्टेन होता है। तो ये दोनों रिएक्शन पूछी गई थी और दोनों रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। कैन आई एक्सप्लेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसे तो आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इसको साफ करता हूं क्योंकि मुझे अगले क्वेश्चन पर बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर चलना है। क्वेश्चन नंबर है 5 का ए। डिप्रेशन क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो सीधी सी बात है, जैसा कि अभी एलिवेशन पर था, टू व्हेन ए small amount of non-volatile solute, when a small amount of a non-volatile solute dissolve in a pure solvent। प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का एक स्मॉल अमाउंट को डिसॉल्व किया जाता है तो डिक्रीजेस इन इट्स, प्योर सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन इट्स freezing point is called depression in freezing point। देखिए, हम एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, और जिससे कि आपको लर्न करने में बहुत ही आराम मिले, बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न कर सकें। ठीक है, इसी में कह दिया है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर मास एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो m इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। इस रिलेशन सबको यहां से प्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर m इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KF इज इक्वल टू मोलर फ्रीजिंग, नहीं एक सेकेंड, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होगा, मोलर डिप्रेशन
कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और स्मॉल w जो होगा मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। डेल्टा TF जो होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, और कैपिटल W जो है वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारा फिफ्थ का ये भी कंप्लीट होता है। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स दिलाएगा और बड़ी आसानी से हो रहा है। भैया एक काम जरूर करना, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक सोल्यूशन बनाने के लिए क्या कहते हैं, अनसॉल्व्ड का सोल्यूशन पूरे यूट्यूब पर चैलेंज के साथ किया था। पूरे यूट्यूब पर कोई इस तरह से आपका पूरा का पूरा सेट एक साथ सॉल्व नहीं करवा रहा होगा। मैं आपको पूरा सोल्यूशन दे रहा हूं, तो एक लाइक और एक कमेंट्स तो बनता है। आपका कमेंट्स में आपका नेम चाहिए हमको, नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम जरूर डालें, जिससे हम आपको पहचान सके कि आप हमारे कहाँ तक बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, कोशिश करें, कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें, खुद हेल्प लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 का बी हमसे क्या मांग रहा है? 5 के बी की बात करते हैं। तो 5 के बी में क्या है कि राइट द यूनिट एंड एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। Write the unit and expression for the velocity constant of first order reaction। तो अगर हम 5 के बी में यूनिट लिखते हैं, यूनिट इक्वल टू क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, क्या है? सेकेंड इनवर्स है इसकी यूनिट, और इसका जो वेलोसिटी कांस्टेंट का इक्वेशन देना है वो ये हो जाएगा क्या? यहां से शुरू करते हैं। फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट। फॉर द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट हो गया। इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन हमने सपोज दैट यहां पर ए मोल ले लिया। कितना लिया? ए मोल। तो इधर कितना बना होगा? 0 मोल बना होगा, है ना, 0 मोल बनेगा। आफ्टर टी टाइम, अगर हमने टी टाइम ले लिया तो सपोज दैट इधर x मोल डिपॉजिट हो जाता है, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस एक्स मोल। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करता है, तो dx अपॉन dt इक्वल टू हो जाएगा k a माइनस एक्स। a माइनस एक्स को इधर ले आए और एक dt को उधर ले गए, k इंटू dt हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है, बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो क्या आता है इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटेड k इंटू dt। अब जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? माइनस लॉग e a माइनस एक्स
log n a minus x is equal to c, इक्वेशन नंबर 2। सॉरी, एक चीज छूट रही है, के टी प्लस सी, वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इक्वेशन नंबर 2 था। व्हेन t इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 0। मतलब जब टाइम हमने 0 लिया था इनिशियल कंसंट्रेशन, तो x की वैल्यू 0 बनी थी। अब पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन सेकेंड, तो ये हो जाएगा क्या? log n a माइनस 0 इक्वल टू के इंटू टी की वैल्यू 0 प्लस सी, तो ये आ जाएगा क्या? माइनस लॉग ए और सी, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाता है कि सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू शी पुट द वैल्यू ऑन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सी की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log n इज इक्वल टू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस, अब ये प्लस का है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log n a। इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, तो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? log n a माइनस log n a माइनस एक्स। log n कॉमन होगा, के टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? log n a अपॉन a माइनस एक्स। इसको हम चेंज करेंगे तो के टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। log n की वैल्यू हमने रख दी, तो के टी इक्वल टू 2.303, और अगर हम इसको k इक्वल टू करेंगे तो 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स, ये हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। इस तरह से फिफ्थ का बी भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग फिफ्थ के सी पर चलने वाले हैं। राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल। राइट द जनरल, तो फिफ्थ के बी को हम साफ करते हैं और अब हम लोग फिफ्थ के सी पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन is NS2 ND0 NS2 N-1 D 0 से 1 और N-2 N-2 F 1 to 40।
ये हो जाता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। और इसके बाद में उसने कहा है कि 3 कैरेक्टर्स देना है आपको, ठीक है ना, 3 कैरेक्टर्स देना है। इनर ट्रांजिशन मेटल्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एफ लॉग, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक के जितने भी हैं मोस्ट यानी मुख्यतः एलिमेंट्स, एंड देयर आयंस, एंड देयर आयंस comma salts, ions or salts are colored, are colored in nature, कलरफुल होते हैं, कलर्ड इन नेचर, कलरफुल होते हैं। एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके आयंस हैं, उनके साल्ट्स हैं, वो कलरफुल होते हैं। नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन, ऐसे नहीं, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनकी +3 होती है। नंबर 3, द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन पैरामैग्नेटिक, इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह से 3 हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके आगे हम लोग 5 के डी पर चलेंगे। एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 5th का डी जो है उसमें CFT पूछा जा रहा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक लॉन्ग आंसर बनता है बेटा, और जिसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए अगर आपके पास नोट्स में अवेलेबल नहीं है, ये आपका चैप्टर नंबर 5 पर मिलेगा। और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप हमें 8533049772 पर अपना क्वेश्चन, अपना नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको आंसर यहां से भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए है वो आउट ऑफ सिलेबस है, और 6 के ए का जो और है वो भी आउट ऑफ सिलेबस है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। हम लोग करेंगे 6 का बी, हमें सॉल्व करना है 6 का बी। तो इसको हम साफ करते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुंच जाएंगे? 6 के बी पर पहुंच जाएंगे, है ना। 6 के बी की बात करते हैं। 6 का बी लॉन्ग आंसर है।
Explain the mechanism of dehydration of ethanol. Write the chemical equation for identifying primary, secondary and tertiary alcohol. अच्छा भाई, तो dehydration of alcohols, ये तो हमारी हेडिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एथेनॉल की बात कही गई है, CH3CH2OH रिएक्ट करता है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये बना देता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर, एल्कीन्स फॉर्म होता है। अब इसकी हमें मैकेनिज्म बताना है, मैकेनिज्म। तो इसकी जो मैकेनिज्म है उसमें क्या लिख सकते हैं कि द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल, द मैकेनिज्म of dehydration of ethanol involves in following steps, involves in following steps, for step first, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीनेटेड एल्कोहल्स, तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है, H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस, ये प्रोटॉन बनाता है। जो हमारा फर्स्ट स्टेप एल्कोहल से यानी CH3CH2OH, ये क्या करता है, प्लस इस पे जो प्रोटॉन्स आया, प्रोटॉन यहां पर अटैक करेगा और ये बना देगा CH3CHOH और H यहां पे प्लस आ जाएगा। ये प्रोटीनेटेड एल्कोहल हो जाता है। स्टेप सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायंस। तो ये जो हमारा एल्कोहल था, चाहे तो हम इसको भी CH3 को भी ओपन करके लिख सकते हैं, और ये था O पॉजिटिव H और H, ये करेगा कार्बोकैटायंस बनाता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज कर देता है, और ये बना देगा HCH CH और H पॉजिटिव चार्ज प्लस H2O, ठीक है ना, प्लस H2O, ये बन गया कार्बोकैटायंस। स्टेप थर्ड में क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एथीन टू एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मेशन ऑफ एथीन टू एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो आपको क्या मिला था, H सिंगल बॉन्ड CH CH C H और H, ये जो पॉजिटिव कार्बोकैटायंस मिला था, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इसमें से रिलीज करेगा, और H ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोनियम आयंस, ये बना देता है। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड उसके देयर मैकेनिज्म। और नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, इसी में अभी आइडेंटिफाई एल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन मेथड, तो इसको हम साफ करते हैं। अभी इसका एक सेकेंड पार्ट, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का हुआ है, और आगे इसको और बढ़ाना है। तो लिखते हेडिंग डालते हैं आइडेंटिफाइंग एल्कोहल्स, आइडेंटिफाई alcohols
बाय ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड से अल्कोहल को क्या करना है, हमें फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट क्या होता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स इजीली ऑक्सीडाइज, प्राइमरी अल्कोहल्स easily oxidized. Primary alcohols are easily oxidized to first to form first aldehyde and then acids. प्राइमरी अल्कोहल्स जो होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और देन ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे। फॉर एग्जांपल लेते हैं CH3 CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है और ये ऑक्सीडाइज होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में और ये बनेगा CH3CHO, एल्डिहाइड बनता है और देन ऑक्सीडाइज होकर के एसिटिक एसिड बना देता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फर्स्ट कीटोन्स एंड देन एसिड्स। पहले कीटोन देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल पहले फर्स्ट कीटोन देते हैं एंड देन एसिड देते हैं। तो CH3CH3CHOH ऑक्सीडाइज हो जाएगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तो ये कीटोन बनाएगा। एसीटोन बनता है फर्स्ट कीटोन और रीऑक्सीडाइज होगा तो एसिड्स बना देगा। टर्सरी अल्कोहल टर्सरी अल्कोहल्स are not easily oxidized but oxidized to form first ketone and then acids. Alcohols CH3CH3CH3COH ऑक्सीडाइज होगा K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के साथ, तो एसीटोन बनेगा CH3CH3CO और रीऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बना देगा क्या, CH3COOH। तो इस तरह से 6 का बी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमको 6B के और पर चलना है। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। हम इसको साफ करते हैं। 6 के बी का और, जो 6 के बी का और है उसमें क्या है कि explain acidic nature of phenol, write chemical equation for the preparation of following from phenols, picric acid और benzoquinone। ठीक है ना। तो इसमें हमको पहले बताना है क्या, एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल्स। क्या कहा गया कि फिनॉल सोज है ना, फिनॉल नॉर्मली सोज एसिडिक नेचर बिकॉज फिनॉल्स लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जो फिनॉल्स है वो
बड़ी आसानी से हाइड्रोजन आयन का लॉस करता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयंस प्लस हाइड्रोनियम आयंस। तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस की जो those organic compounds loss of hydrogen atoms, hydrogen ions are called acids। यानी वे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन का लॉस करेंगे वो एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक पार्ट तो हो गया। अब इसकी रिएक्शंस पूछी गई हैं। रिएक्शन में कह रहा है कि पिक्रिक एसिड बनाना है और बेंजोक्विनोन बनाना है ना। फिनॉल से पिक्रिक एसिड देना है और फिनॉल से ही बेंजोक्विनोन बनाना है। तो ये दोनों रिएक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिएगा, तो एक काम करता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं और आगे बढ़ चलते हैं। फिनॉल 2 पिक्रिक एसिड्स। फिनॉल OH प्लस 3HNO3 कंसंट्रेट HNO3 को रिएक्ट कराना है कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में और ये बना देगा पिक्रिक एसिड और TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल OH NO2 ये है पिक्रिक एसिड या इसका दूसरा नेम TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल होता है प्लस 3H2, ठीक है ना। और फिर बनाना है हमको सेकंड पे फिनॉल 2 बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन फिनॉल 2 बेंजोक्विनोन फिनॉल OH हो गया। अब फिनॉल से क्या बनाना है हमको, बेंजोक्विनोन बनाना है, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाना पड़ेगा O2 सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड बेंजोक्विनोन प्लस H2। ये बन गया बेंजोक्विनोन, ऊपर ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो 6 के बी को भी हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग 7 के ए पे चलते हैं। Explain with example why the presence of an electron withdrawing group at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes। तो 7 का जो A है ये आपको चैप्टर नंबर 6 पर मिल जाएगा। थ्योरेटिकल है इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं, और अगर आपके पास नहीं मिलता तो जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है उस पर आप हमारे क्वेश्चन दे दीजिए और हम आपको आंसर भेज देंगे। 7 का ए चैप्टर नंबर 6 से हो जाएगा। 7 के ए का और 7 के ए का और 7 के ए का और हम लोग देखते हैं क्या है, क्या करना है। सेवन के ए के और में दिया है वुड रिएक्शन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वुड फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन एक ही साथ दे दी गई हैं, बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट पे लिखते हैं वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल्स, when alkyl halide react with sodium metal in the presence of
in the presence of dry ether. In the presence of dry ether, to form hydrocarbons, ब्रैकेट में एल्केन्स लिखते हैं, called वुड्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देते हैं, CH3Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इतना पार्ट निकल जाएगा और बच जाएगा CH3 ये हाइड्रोकार्बन हो गया प्लस 2NaCl। सेकेंड नंबर पर आता है, इसी का दिया है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये तीनों डेफिनेशन एक जैसी हैं, इनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। व्हेन एल्काइल हैलाइड react with aryl halide and sodium metal in the presence of dry ether to form aromatic hydrocarbons called वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड को हमने थोड़ा सा लेटी हुई रिंग में बना दिया, Cl प्लस 2Na प्लस Cl CH3 एल्काइल हैलाइड, ये बनेगा, ये रिएक्ट हो जाएगा। ड्राई ईथर ये बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl, टॉलुइन बन जाता है। और थर्ड पर आता है फिटिंग रिएक्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक ही जैसी सारी पूछ ली है। यहां पर क्या होगा, सेम डेफिनेशन हो जाएगी। व्हेन एराइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ether to form, in the presence of dry ether to form di-aryl hydrocarbons called fitting रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, Cl प्लस 2Na प्लस Cl ड्राई ईथर प्लस 2NaCl। तो 7 के ए का और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं।
7 का ए का और कंप्लीट हो गया है, 7 के बी पर चलने वाले हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं। बहुत ही जल्द हम अपना सेकंड सेट कंप्लीट करने वाले हैं। सेवन का बी कह रहे हैं, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट तो पहले हम लोग टॉलरेंस टेस्ट के बारे में जान लेते हैं। टॉलरेंस टेस्ट बी का फर्स्ट टॉलरेंस टेस्ट क्या है कि टॉलरेंस टेस्ट में क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद टॉलरेंस रिएजेंट, व्हेन एल्डिहाइड is treated with tolerance reagent. When aldehyde is treated with tolerance reagent, a bright silver mirror is formed. A bright silver mirror is formed. A bright silver mirror is formed and aldehyde is oxidized, and aldehyde is oxidized and aldehyde is oxidized carboxylate ions, carboxylate anions, रिएक्शन क्या देते हैं कि RCHO प्लस 2AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH हीट करेंगे RCOO माइनस प्लस 4NH3 प्लस 2Ag और प्लस 2H2। ये है हमारा टॉलरेंस टेस्ट। सेकंड नंबर पर क्या कहता है? सेकंड नंबर इसमें दिया गया है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या लिखा गया कि टॉलुइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टॉलुइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन टॉलुइन अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन with chromyl chloride in presence of CS2 with CrO2Cl2 in presence of CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। This
reaction is known as Itard reaction. टॉलुइन CS3 रिएक्ट करेगा CrO2Cl2 के साथ, CrO2Cl2 ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनाता है CH CrO Cl2 OH का होल ट्वाइस और देन HCl के साथ यानी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे एसिड के साथ, तो ये बना देगा एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बना देगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे है गटरमैन कोच रिएक्शन। तो इसको मैं साफ करता हूं तब थर्ड पार्ट पे चल पाएंगे क्योंकि जगह नहीं होगी। थर्ड पार्ट गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन की बात करें तो क्या कह रहे हैं, व्हेन बेंजीन आर इट्स डेरिवेटिव्स ट्रीटेड विद, व्हेन बेंजीन और इट्स derivatives treated with carbon monoxide and hydrochloric acid, carbon monoxide plus hydrochloric acid in the presence of anhydrous AlCl3, in the presence of anhydrous AlCl3 to form benzaldehyde, to form benzaldehyde. तो बेंजीन when benzene its derivatives react with COHCl in the anhydrous presence of AlCl3 to form benzaldehyde plus HCl, बेंजल्डिहाइड। और इसके बाद में फोर्थ नंबर पर दी गई है स्टीफन रिएक्शन। फोर्थ पर दी गई है स्टीफन रिएक्शंस। नंबर फोर्थ स्टीफन रिएक्शन, STPHEN, ठीक है, स्टीफन रिएक्शन। when alkyl cyanide is treated with, when alkyl cyanide is treated with essential treated with presence of SnCl2 plus HCl, SnCl2 plus HCl to form
to form imine. On hydrolysis, which is hydrolysis to form aldehyde. टू फॉर्म एल्डिहाइड क्या हो जाएगा, RCN SnCl2 HCl, ये बने RCH डबल बॉन्ड NH, RCH NH ऑन हाइड्रोलाइसिस एसिड की प्रेजेंस में बना देगा RCHO माइनस का NH3 बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड। और लास्ट में इसमें नंबर 5 पर जो रिएक्शन दी गई है, रोजेनमुंड रिएक्शन दी गई है, पूछी जा रही है रोजेनमुंड रिएक्शन के बारे में। तो साफ कर देते हैं 5th पार्ट के लिए। रोजेनमुंड रोजेनमुंड रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, when acid chloride react with hydrogen, when acid chloride react with hydrogen, when acid chloride react with hydrogen in the presence of PDBaSO4, palladium barium sulfate, produce aldehyde, to produce aldehyde. This reaction is known as Rosenmund reaction. When acid chloride RCOCl react with H2 in the presence of PDBaSO4 और बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड प्लस HCl। तो इस तरीके से हम लोगों ने 6 का बी है ना, 6 का सॉरी 7 का बी कंप्लीट कर लिया। अब हमको चलना है 7 के बी के और पर। 7 के बी के और में कह रहा है हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग। पहला है बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन्स, क्या कहा जा रहा है, बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉलुइन। तो ये तो रिएक्शन अभी हम लोगों ने की थी कि टॉलुइन लेते हैं, CH3 हो जाएगा, इसको रिएक्ट करवा देते हैं CrO2 Cl2 है ना, CrO2 Cl2 के साथ में और प्रेजेंस ऑफ में CH2 है और ये बनेगा CHO का होल ट्वाइस और इसका फिर हाइड्रोलाइसिस करवाना है एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बन जाता है CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। फिर कह रहा है बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोल
क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। सेकंड नंबर, ये फर्स्ट था, अब सेकंड है बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का COCl, ये बेंजोइल क्लोराइड है हमारा, और बेंजोइल क्लोराइड का रिडक्शन करा देते हैं H2O के साथ, और प्रेजेंस ऑफ बिल्कुल यही कैटालिस्ट ले लेते हैं PDBaSO4, हीट करेंगे, ये बना देगा CHO प्लस HCl, ये बन जाएगा। तो इसके दो पार्ट तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अभी इसकी 3 रिएक्शंस और बची हैं, और हम लोग इसको भी आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम इसको साफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 7 के बी का और का थर्ड में कहा गया है कि एथेनॉल फ्रॉम एसीटोनाइट्राइल, एथेनॉल फ्रॉम एसीटोनाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल का मतलब होगा CH3CN, CH3CN, ये एसीटोनाइट्राइल है। इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं 2H2O के साथ में, तो ये बनाएगा CH3COOH और माइनस का NH3, एस्टिक एसिड बन जाता है। एस्टिक एसिड बनने के बाद में हम लोग, जब एस्टिक एसिड बन जाता है तो इसको रिडक्शन इसका करवा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, तो ये बना देगा CH3CH2OH माइनस का वाटर। नंबर 4 की रिएक्शन क्या कह रही है, बेंजोइक एसिड फ्रॉम फेनिल मेथिल कीटोन, बेंजोइक एसिड फ्रॉम फेनिल मेथिल कीटोन। तो बेंजोइक एसिड बनाना है फेनिल मेथिल कीटोन यानी COCH3, इसे एसीटोफिनोन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, एसीटोफिनोन। इसका आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो माइनस का CHI3 यानी आयोडो फॉर्म निकल जाएगा और ये बच जाएगा COO माइनस। COO माइनस, और उसके बाद में इसको HCl के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये बना देगा COOH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। नंबर 5 की रिएक्शन है, 5th कह रहा है बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड बनाना है किससे, ब्रोमोबेंजीन से बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन Br हो गया। इसको रिएक्ट कराते हैं Mg मेटल से, Mg मेटल के साथ, तो जब Mg मेटल के साथ कराएंगे तो MgBr एक तरीके से ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाता है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बन जाता है। और इसको एक काम करो, यहाँ पे लिखो प्लस Mg और यहाँ लिख देते हैं ड्राई ईथर, ठीक है। MgBr बनेगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको CO2 प्लस हाइड्रोलिसिस अम्ल की एसिड की प्रेजेंस में, तो ये बना देगा क्या, COOH, बेंजोइक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कि सेट को कंप्लीट कर लिया है। अनसॉल्व्ड केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर 2022 सेट नंबर 2 347 GI कंप्लीट हो गया है। और इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। बट एक बार फिर से रिक्वेस्ट क्या कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सकें और आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू बढ़ा सकें।
ठीक है ना, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू बढ़ा सकें। इसलिए आपको चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप पढ़ें और अदर को भी पढ़ाएं, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।